पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने कोर कॉन्सेप्ट अच्छे करो। ठीक है, चीज़ों से डरो मत। लोग डेटा स्ट्रक्चर से बहुत डरते हैं, एल्गोरिथम से डरते हैं, उनसे डरना नहीं है। तो ऐसे ऐसे डायग्राम्स बनाओ और फिर वो एक एक मॉड्यूल को कोड करना शुरू करो। मैंने एक लॉगिन पेज का कोड बना के छोड़ दिया, मैंने एक डैशबोर्ड का कोड बना के छोड़ दिया, अभी कनेक्शन नहीं करा है बिल्कुल भी। मैंने अलग अलग मॉड्यूल बना के छोड़ दिए। अब मेरे को करनी है सिर्फ वायरिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सब बेसिक शुरू करोगे तो आप एंड में एक फाइन प्रोडक्ट बना सकते। अर्पित भैया, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल हर्षित लुथरा पर। और पिछले पॉडकास्ट में मेरे को तो काफी मजा आया था और तभी आपके साथ एक और पॉडकास्ट है। आपको कैसा लग रहा है? वेल अभी मेरे कुछ दिन थोड़े चैलेंजिंग रहे हैं। क्या बताऊँ, मतलब नई स्किल सीख रहा हूँ, नई नई नॉलेज गेन कर रहा हूँ, तो थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है, थोड़ा एफर्ट्स डालना पड़ रहा है। बट यार मज़ा भी आ रहा है, तो आज थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। या आज का जो पॉडकास्ट है वो ऐप डेवलपमेंट पे है, सारा कंप्लीट रोड मैप है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा भैया कि ऐप डेवलपमेंट ही क्यों, वाई ऐप डेवलपमेंट, तो उससे स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी क्या हो रहा है ना कि हर चीज़ हम मोबाइल पे कर रहे हैं आजकल। हर चीज़ स्मार्टफ़ोन पे हो रही है। एंड जो ऐप्स है ना, वो आजकल हमारे एक डेली लाइफ टूल्स बन गए हैं, जिसको हम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं। मतलब अगर हमें न्यूज़ देखना है, तो वो हम ऐप से देखते हैं। हमें कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, तो वो हम ऐप से कर रहे हैं। हमें कोई वीडियो देखनी है, वो हम ऐप से कर रहे हैं। हमको कोई भी सर्विस चाहिए, वो हम ऐप से कर रहे हैं। तो ऐप जो है ना, वो यूटिलिटी टूल हो गया एक तरीके का, जिससे क्या कहते हैं, हम अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स को डिलीवरी कर सकते हैं। खाना खाना है तो खाने के लिए भी आजकल ऐप है। तो आजकल जितना भी ये वाइड वाइड रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ बिजनेसेस आ रहे हैं, उसकी वजह से वाइड रेंज ऑफ एप्स भी आ रही हैं हमारे मोबाइल फोन्स में। एंड मोर ओवर ये कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ा रही है, यूजर एक्सपीरियंस बढ़ा रही है। हैंड टू हैंड लोगों का काम हो जाता है इसमें। 2 मिनट में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो तुरंत आपको ऐप से कोई भी ऐप से मिल जाएगी। आपको कोई भी फोटो एडिट करनी है, आप 2 मिनट में प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो, आपने फोटो एडिट कर ली, है ना। तो ये ऐप जो हो गई है ना, ये वाइड रेंज में आ गई है, इसलिए इसका स्कोप अब थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। थोड़ा क्या, बहुत ही बढ़ चुका है आज के डेट में हर कोई एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहता है, मोबाइल ऐप डेवलपर बनना चाहता है। इवन कंपनीज भी हैं जो अपनी स्टार्टअप लॉन्च कर रही हैं, वो ऐप बेस्ड उस पे जा रही हैं। तो ये ऐप्स जो हो गई है ना, वो वन स्टॉप सोल्यूशन हो गई है एक। तो वन स्टॉप सोल्यूशन के लिए इंसान को अपनी स्किल्स को अपग्रेड करनी पड़ेंगी, तो तभी वो एक वन स्टॉप सोल्यूशन बना सकते हैं। इसलिए ऐप डेवलपमेंट इज बेस्ट फॉर लाइक डेवलपर्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो भैया, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, तो वो हमें काफी सारी लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ती है, लाइक C++। अगर हमें वेबसाइट बनानी है तो HTML CSS, फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए भी MongoDB, React। तो ऐप डेवलपमेंट के लिए क्या क्या लैंग्वेजेस यूज होती है? बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में, तब मैं सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए मोबाइल ऐप डेवलप करता था। तो उसमें बेसिकली मेरे को कोर जावा सीखनी पड़ी थी, एंड फ्रंट एंड के लिए XML लैंग्वेज सीखनी पड़ी थी। तो अब क्या हो गया सिनेरियो, अब सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए कोटलिन भी आ गया है कि आप जावा जावा जिसको नहीं आती, वो कोटलिन के बेसिस पे कर देता है। और उसमें कोटलिन में क्या है कि आपको लिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड ही लिखना पड़ता है। जावा में थोड़ा कोड लेंदी होता है, लेकिन कोटलिन में कोड उतना लेंदी नहीं रहता। तो इसलिए वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहा है डेवलपर्स के लिए। एंड मोर ओवर अगर हम iOS डिवाइसेस की बात करें, तो उसमें हमको स्विफ्ट की आनी चाहिए, एंड वो उसका एक्स कोड स्टूडियो होता है, वो उसमें डिज़ाइन किया जाता है। तो ये दो सेगमेंट हो गए हैं हमारे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में। लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा बदल गया है। अब सिनेरियो आ गया है हाइब्रिड ऐप्स का, कि आपको सिंगल लैंग्वेज में iOS डिवाइस की ऐप भी मिल जाएगी एंड एंड्रॉयड डिवाइस की ऐप भी मिल जाएगी। अब मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो फ्लटर, रिएक्ट नेटिव, ये 2 ऑप्शंस हैं आज की डेट में, जिसमें आप क्रॉस प्लेटफॉर्म और हाइब्रिड ऐप्स बना सकते हो। तो यही है। एंड मोर ओवर लैंग्वेजेस में आपको C++ एल्गोरिथम बेसिक्स आने चाहिए, तभी आप एक अच्छा ऐप बना सकते हो।
भैया जब आप एक iOS ऐप बनाते हो, जैसे आपने बात करी iOS के लिए आप स्विफ्ट और ये सारी चीजों का यूज करते हो, एंड्रॉइड ऐप में आप कोटलिन का यूज करते हो, तो इनमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? मतलब अगर हम कंपेयर करें कि iOS ऐप ज्यादा अच्छे होते हैं एंड्रॉइड ऐप, तो इनमें थोड़ी सी डिफरेंस बताओ कि कौन सा कैसे वो होता है। बेसिकली iOS ऐप तो मैं डेवलप नहीं करता, मेरे पास डेवलपर्स हैं उसके, तो मैं उनसे डेवलप करवाता हूँ। मैं एंड्रॉयड ऐप डेवलप करता हूँ एंड वो भी कोर जावा में डेवलप करता हूँ, कोटलिन में नहीं करता, क्योंकि मैंने कोटलिन पे ज़्यादा फोकस किया ही नहीं कभी। मेरे को हमेशा शुरुआत से जावा आती थी, तो मैं जावा पे ही करता था। जावा में क्या होता है ना कि हम्म। वो स्केलेबिलिटी अच्छी बढ़ा देती है आपकी, मतलब हैंड्स ऑन आपका अच्छा है उस पे, तो आप उस पे इजीली मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हो। हम्म। एंड iOS का क्या है कि iOS और एंड्रॉयड ऐप में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस ये है कि सिक्योरिटी का है। एप्पल डिवाइसेस में सिक्योरिटी हम्म। इश्यूज नहीं रहते इतने जितने एंड्रॉयड में रहते हैं। एंड्रॉयड इतना सिक्योर नहीं है जितना एप्पल का डिवाइस रहता है, तो iOS की एप्स हमेशा सिक्योर हम्म। रहती हैं। तो यही मेजर डिफरेंस है iOS और एंड्रॉयड ऐप्स में, और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी लैंग्वेज का डिफरेंस है, वो अलग अलग डेवलपर्स डेवलप कर लेते हैं, तो वो सिमिलर ही दिखती है। फ्रंट एंड आपका सिमिलर रहेगा, बैक एंड में आपकी जो लैंग्वेज यूज हो रही है वो डिफरेंट रहेंगी, लेकिन हम्म। जो भी स्कोप होंगे, ऐप्स के फीचर्स होंगे, फंक्शनैलिटी वो सेम रहेंगी। हम्म। सो लाइक जब मैंने स्टार्ट की थी तो आपने मेरे को ना फ्लटर का नाम बताया था कि लाइक अगर आपको स्टार्ट करना तो फ्लटर से स्टार्ट करो। तो फ्लटर मतलब व्हाई अ पर्सन लर्न फ्लटर, और मैं क्या पूछ ये भी पूछना चाहूंगा कि क्या फ्लटर वर्डप्रेस जैसी है? लाइक वेबसाइट्स जब हम बनाते हैं तो वर्डप्रेस का नाम आता है कि लाइक वर्डप्रेस आपका काम आसान कर देती है, तो फ्लटर का थोड़ा सा बता दो एक बार। फ्लटर एक्चुअली देखो, गूगल ने अपना एक एक निकाला है, फ्लटर एक कॉन्सेप्ट निकाला है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड हाइब्रिड ऐप्स का निकाला है। एक्चुअली फ्लटर का हम्म। इसलिए स्कोप है आजकल क्योंकि पहला रीजन तो यही है कि आप क्रॉस प्लेटफॉर्म इजीली बना सकते हो। दूसरी चीज, उसमें हम्म। आप वेबसाइट्स भी डेवलप कर सकते हो, वेब डैशबोर्ड भी डेवलप कर सकते हो। अभी जो पुराना सिनेरियो था, मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में हम्म। ऐप्स बनाता था, लेकिन वो मैं कभी भी वेब पे नहीं रन कर सकता था। थर्ड थिंग ये हम्म। है इसमें कि आपके ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेस्ड होती है, तो जिसने पहले वेब डेवलपमेंट कर रखी है तो उसके लिए ऐप डेवलपमेंट में एंटर होना बहुत आसान है। बट अगर हम्म। किसी ने क्या कहते हैं सिर्फ ऐप डेवलपमेंट कर रखी है, वो वेब डेवलपमेंट में एंटर करेगा तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें स्कोप्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP या। MongoDB एंगुलर, वो सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ जाता है। तो इसलिए फ्लटर का हम्म। कॉन्सेप्ट बहुत फ्लेक्सिबल हो गया है डेवलपर्स के लिए। तो इसलिए फ्लटर का ये हम्म। एक रीज़न है अभी जो सीखना चाहिए। और आगे मतलब जितने भी स्टार्टअप कंपनीज हैं, इंटरव्यूज में वो जनरली फ्लटर की डिमांड कर रही हैं आजकल। इवन मैं अगर मल्टीनेशनल की बात हम्म। करूं तो HCL, विप्रो, इन्फोसिस, ये भी आजकल एंड्रॉयड डेवलपर्स को ले रही हैं, तो दे आस्क फॉर फ्लटर लैंग्वेज। या। या। तो तो इसलिए फ्लटर ही आजकल आपको सीखना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, सिर्फ एक लैंग्वेज पे मत जाओ। मेरा मानना ये है कि हम्म। इंसान, जितने भी डेवलपर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनको फुल स्टैक डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए। फुल स्टैक में आपकी सारी लैंग्वेज आ हम्म। जाती हैं, जैसे आपकी MongoDB आ गई, एंगुलर आ गई, रिएक्ट आ गई, आपका Node.js आ गया। तो ये सारी चीज़ें आपको हम्म। आनी चाहिए, ताकि आपको किसी भी फील्ड में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। आपको अगर ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप हम्म। ऐप डेवलपमेंट भी बहुत ईजिली कर सकते हो। एंड हाँ। जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि फ्लटर और वर्डप्रेस जैसा है, व्हाट, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। वर्डप्रेस क्या करता है, वो भी वेबसाइट डेवलपमेंट करता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा है इफ़ आई कंपेयर विद फ्लटर लैंग्वेज। फ्लटर लैंग्वेज में उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, और वो वाइड रेंज प्रोवाइड करता है यूजर्स को भी एंड डेवलपर्स को भी। हम्म। तो या सो लाइक जैसे ये बोलते सारे कि आपको ये सीखना चाहिए वो सीखना चाहिए, पर कोई सोर्स नहीं बताता कि कहाँ से सीखना चाहिए। लाइक कोई कहता है यूडेमी सीख लो, कोई कहता है गूगल कोर्स है, कोई कहता है यूट्यूब पे कोर्सेज है आप वहां से सीख सकते हो। सीखने के बहुत सारे वैरायटी है, पर एक्चुअल में एक जगह है, एक कोई प्लेटफॉर्म या कोई सोर्स क्या हो सकता है आपके हिसाब से? देखो, कोर्सेज कोर्सेज सिर्फ देखने के लिए होते हैं, थियोरेटिकली होते हैं। आपको आप जब तक सीख नहीं पाओगे तब तक आपको खुद को हैंड्स ऑन नहीं करोगे, आप कभी भी आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, या फिर आप एल्गोरिथम्स चला के नहीं देखोगे, नई नई स्क्रीन्स बना के उसमें फ्लो कैसे बनाना है, वो कभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। बट मेरे को जो बेस्ट प्लेटफॉर्म लगता है सीखने के लिए, वो गूगल के डॉक्यूमेंट्स ही लगते हैं। एंड्रॉयड के खुद के गूगल के डॉक्यूमेंट्स थे पहले, वो उसमें सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट बेसिक फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट
टॉपिक वाइज उन्होंने मेंशन कर रखी थी, उसको रीड करो। अगर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है आपको, तो आप उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करो और वो सिंपल वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो और फिर उसका हैंड्स ऑन करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ। ऐसी सिमिलरली फ्लटर का भी उन्होंने बना रखा है। आप इस बार गूगल के डॉक्यूमेंट्स में विद वीडियोस भी है उसमें कि आप, एंड उनके पास एडिटर भी है कि आप वहाँ पे चेक भी कर सकते हो, वहीं पे कोड करके आप हाँ। टेस्ट करके चेक कर सकते हो कि आपका क्या आउटपुट आ रहा है। तो ये आप देख हम्म। सकते हो। एंड हाँ, तो आप गूगल के डॉक्यूमेंट बेस्ट रहते हैं, गूगल से थोड़ा थियोरेटिकल पढ़ो, देन आप यूट्यूब या यूट्यूब में उस कॉन्सेप्ट को सर्च करो, उसमें देखो वो डेवलपर कैसे उसमें कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहा है। एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें होनी चाहिए आपके दिमाग में कि आपके पास एक प्रॉब्लम है और आपके पास उसका एक सोल्यूशन है, तो आप उसको कैसे अप्लाई कर रहे हो, आप अपनी कोडिंग स्किल्स में उसको कैसे अप्लाई कर रहे हो। तो वो चीज़ आपके माइंड में या आनी चाहिए। और अगर आपके पास वो एप्लीकेशन बेस्ड स्किल्स हैं तो आप इजीली कर लोगे, उसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये है कि आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। या प्रैक्टिस जरूरी है बेसिकली। या सो लाइक जैसे हम अब वेबसाइट्स के बारे में बात करते हैं, वेब डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, अगर हम कंपेयर करें कि वेब डेवलपमेंट अच्छी है या ऐप डेवलपमेंट अच्छी है, लाइक अगर एक पर्सन है उसको पहले वेब डेवलपमेंट सीखनी चाहिए, ऐप डेवलपमेंट सीखनी चाहिए, या फिर वेब डेवलपमेंट का स्कोप ज्यादा है या ऐप डेवलपमेंट का स्कोप ज्यादा है, तो थोड़ी बहुत इसकी बात करते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? देखो, स्कोप की बात है तो दोनों के स्कोप बराबर है, क्योंकि ऐप को वेब हाँ। वेब वेब भी चाहिए और वेब को ऐप भी चाहिए, दोनों इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ। एंड रही बात आपका कि रोड मैप कैसा होना चाहिए, वेब टू ऐप होना चाहिए या ऐप टू वेब होना चाहिए, तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि वेब टू ऐप होना चाहिए। पहले आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आना चाहिए, क्योंकि आप वेबसाइट को मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हो, लेकिन आप ऐप को कभी भी वेब ब्राउजर रिस्पॉन्सिव नहीं बना सकते अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो में कोड कर रहे हो। तो आपको पहले वेबसाइट आनी चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही बोला कि फुल स्टैक डेवलपमेंट में पहले ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर किसी को वो चीज़ आती है कि एक प्रोडक्ट बनाना आता है, तो एप्लीकेशन बेस्ड प्रोडक्ट बनाना आता है, तो वो मोबाइल ऐप हो या वेब ऐप हो, वो कुछ भी बना सकता है। इसलिए रोड मैप हमेशा वेब ऐप टू एंड्रॉयड ऐप या मोबाइल ऐप होना चाहिए। एंड कंपैरिजन की बात तो दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट है। वेब एप्लीकेशंस का अपना खुद का स्कोप है एंड मोबाइल एप्लीकेशंस का अपना खुद का स्कोप है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर की बात करूँ या बैंकिंग एप्स की बात करूँ, वेब उनका वेब पैनल, वेब डैशबोर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें ज़्यादा फीचर्स होते हैं, ज़्यादा फंक्शनैलिटी होते हैं। लेकिन उनकी जो एंड्रॉयड ऐप्स होती हैं या मोबाइल ऐप्स होती हैं, उनमें उतने फीचर्स इंक्लूड नहीं हुए होते हैं। एंड मोर ओवर कभी-कभी आपको कुछ, अगर फॉर एन एग्जांपल कोई भी फीचर है जो आपके उसमें नहीं है, आपको जाके वो ब्राउज़र में क्रोम में खोलना ही पड़ेगा। एंड जब आप उसको मोबाइल फ़ोन से क्रोम में खोलोगे तो वो ऑटोमैटिकली रिस्पॉन्सिव, मोबाइल व्यू रिस्पॉन्सिव में दिखेगा आपको। मोबाइल व्यू, मोबाइल विड्थ के हिसाब से, हाइट के हिसाब से ही वो आपकी वेबसाइट दिखेगी। तो हर जगह स्कोप है। ये नहीं है कि ऐप डेवलपमेंट ही करनी है तो ऐप डेवलपमेंट में ही घुसे रहो। चीज़ें सीखनी सारी हैं, लेकिन हमारा मेन मोटो ये होना चाहिए कि हमारे पास प्रॉब्लम है और हम उसको कैसे अप्लाई, उसके सोल्यूशन को कैसे अप्लाई कर रहे हैं, उसमें कैसे लॉजिक्स अपने अप्लाई कर रहे हैं, उसको ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। या सो लाइक जब हमें कोई वेबसाइट को पब्लिश करना है, जैसे आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, आप डोमेन और सर्वर होस्टिंग्स प्रोवाइड करते हो, तो क्या एक ऐप को लॉन्च करने के लिए भी ये सारी चीजों का यूज करना पड़ता है, लाइक सर्वर होस्टिंग्स, डोमेन रेंज और ये सारी चीजें? डिपेंड्स आपका प्रोडक्ट कैसा है। एप्लीकेशन अगर आपकी स्टैटिक है तो आपको उसमें डोमेन और वेब होस्टिंग की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपकी एप्लीकेशन अगर डायनेमिक है, यू नीड अ सर्वर जो बैकएंड से आपका डेटाबेस को फेच करके आपकी ऐप में शो करे। तो उसमें आपको सीएमएस या माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर या एडब्ल्यूएस, इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। अब माइक्रोसॉफ्ट, आई डोंट थिंक कि माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर एंड एडब्ल्यूएस में आपको डोमेन की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप सीएमएस, सीपैनल इन सब चीज़ों की यूज़ करते हो तो आपको डोमेन लेना पड़ेगा, ताकि उस डोमेन से आप चीज़ों को कनेक्ट कर सको अपनी ऐप से। मोर ओवर आजकल ऐसा हो गया है कि लोग आईपी एड्रेस के थ्रू एक अपना पर्सनल वीपीएस आईपी एड्रेस डिफाइन कर देते हैं और उसके थ्रू डेटा को एक्सेस करते हैं। तो एक ये भी एक अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए कि लोगों को अपना वेब होस्टिंग डोमेन ना लें, लेकिन वेब होस्टिंग के आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्शन बना सकते हैं। लेकिन एक ऐप डेवलपमेंट में बेसिकली आपको मल्टीपल लेयर्स बनानी पड़ती हैं।
ये नहीं है कि आपने एंड्रॉयड का ऐप का कोड अपने ऐप सारा कोड आपने ऐप में लिख दिया एंड डेटाबेस का कोड सारा आपने सीएमएस में लिख दिया तो आपका काम हो जाएगा। वो सिक्योर कभी भी नहीं रहेगा और स्केलेबल कभी भी नहीं रहेगा। एक जैसे फॉर एन एग्जांपल एक डाओ लेयर होती है, डेटा एक्सेस या ऑब्जेक्ट लेयर होती है, वो एक ऐप और एक सीएमएस के मिडिल में होती है। तो मतलब और वो किसी भी प्री डिफाइंड यूजर के विजिबल नहीं होती, वो हमेशा डेवलपर या डेवलपर टीम को पता है कि वो एक लेयर अवेलेबल है हमारे पास। तो हमारा जितना भी डेटा फेचिंग या डेटा अपडेटिंग जो भी होगा वो उस डाउ लेयर में होगा, कभी भी मेरा ऐप से डायरेक्टली सीएमएस कनेक्ट नहीं होगा या फिर मेरा सीएमएस डायरेक्टली ऐप से कनेक्ट नहीं होगा, वो डाउ लेयर के थ्रू ही कनेक्शन बन के जाएगा। तो अगर कोई मेरी ऐप को हैक भी करता है या सिक्योरिटी ब्रीच करने की कोशिश करता है तो वो कभी भी सीएमएस तक नहीं पहुंच पाएगा, वो डाउ लेयर पे फंस जाएगा। तो ये मल्टीपल लेयर्स बनानी पड़ती हैं, जैसे हर फीचर का लोग अपना कंटेनर बनाते हैं, कंटेनर्स बनाओ फिर उसके कंपोनेंट्स बनाओ। तो अलग अलग पैकेजेस में वो जब डिफाइंड रहता है तो आपका कोड भी क्लीन होता है और उसमें बॉयलर प्लेट कोड नहीं लिखा जाता। बॉयलर प्लेट कोड मतलब जो भी एक्स्ट्रा कोड होता है, मतलब उसमें या बारी बारी कोड आप लिख रहे हो, एक ही टाइप का कोड बारी हर क्लास में लिख रहे हो, तो वो आपकी क्लास फाइल्स का साइज भी बढ़ा देगा, ऐप साइज भी बढ़ा देगा, तो उससे कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ या जाएगी और स्पीड भी आपकी थोड़ी कम हो जाएगी। तो या इसलिए आप अगर कोड रीयूजेबिलिटी करना जानते हो, जावा में एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, जावा में इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये लेयर्स बनानी आती है तो आप कोड रीयूज कर सकते हो और उसमें बस आपको कंपोनेंट्स बनाने हैं और उसको यूआई के साथ वायरिंग करनी है उनकी। बस आप यूआई के साथ उसको कनेक्ट कर दोगे अपने कंटेनर्स को और आपकी ऐप बहुत स्मूथली चलेगी और उसमें आप कोई भी कोड रीयूज कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आपको मल्टीपल जगह आपको मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, फिर उनको एक्सेस करना है, उनकी मेमोरी क्रिएट करनी है। आपकी इससे मेमोरी भी बचेगी, आपका स्पीड भी ऑप्टिमाइज होगा और आपका यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। सो लाइक ये चीज ये आती है कि जब हम हमारे को जो ऐप डाउनलोड करने होते हैं या वो हम प्ले स्टोर से करते हैं या ऐप स्टोर से करते हैं या गूगल क्रोम से करते हैं, तो वो प्रोसेस कैसी होती है अपलोडिंग की कि लाइक मेरे को अपना मैंने ऐप बना दिया, लाइक गेम बना दी, अब मेरे को उसको अपलोड करना, तो वो कैसे होएगा? देखो, ऐप की कैटेगरीज होती हैं मल्टीपल, पहले तो जैसे कोई ई कॉमर्स हम्म ऐप है, कोई गेमिंग ऐप है, कोई सिर्फ हम्म आपकी कंटेंट ड्रिवन ऐप है, आपकी सोशल मीडिया ऐप है, हम्म ये सब कैटेगरीज होती हैं। या तो जो एंड्रॉयड ऐप है वो तो आपकी गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड होंगी, ठीक है, और जो iOS ऐप है वो ऐप स्टोर पे अपलोड होंगी। तो ऐप स्टोर पे। गूगल प्ले स्टोर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, आपको वो एक डैशबोर्ड आपको परचेज करना पड़ता है गूगल गूगल प्ले अकाउंट से, और वो आई गेस $25 का आता है, वो लाइफ टाइम आपको अवेलेबल रहेगा। तो उसमें आपको पहले एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी पड़ेगी वहाँ पे। एप्लीकेशन क्रिएट करना मतलब आपको एक अपना पैकेज बनाना है, वहाँ पे एक फोल्डर बनाना है जिसमें आप अपना एपीके अपलोड करोगे। एपीके फाइल कर सकते हो या फिर आप जार फाइल कर सकते हो या फिर आप एक एएबी फाइल होती है वो कर सकते हो। तो मैं बंडल्स उसमें आप बंडल स्टोर करके ऐप अपनी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं जनरली एपीके ही अपलोड करता हूँ। तो एपीके अपलोड करने के बाद वो आपके ऐप की डिटेल्स मांगेगा, आपका ऐप का नेम, ऐप का लोगो, स्क्रीनशॉट्स, एंड अगर एक कोई फीचर्ड वीडियो आपने बना रखी है तो वो। एंड अगर आप अपनी ऐप का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तो आप उस तरीके से लिखो कि आपका ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन अच्छा हो। ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि आपने जनरली कीवर्ड्स ऐसे यूज कर रखे हैं जो आपकी ऐप को रिलेट करते हो, जिससे अगर मैं गूगल प्ले पे वो कीवर्ड सर्च भी करूंगा तो आपकी ऐप टॉप पे आनी चाहिए। या तो वो डिस्क्रिप्शन, नाम, टाइटल ऐसे चूज करना है कि वो आपका ऐप स्टोर पे रैंकिंग अच्छी करे, गूगल प्ले स्टोर पर रैंकिंग अच्छी करे। तो ये प्रोसेस होता है। उसमें फिर आपको अपने ऐप की प्राइवेसी पॉलिसीज गूगल को देनी होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन देनी होती हैं। देन 1 वीक का प्रोसेस होता है, गूगल उसको रिव्यू करता है प्रोडक्शन में लाने से पहले। अगर वो रिव्यू में फेल होता है तो वो आपको एक मेल भेजेगा कि आपके ये फ्लॉज हैं ऐप में, आप उसको करेक्ट करो और री अपलोड करो। अगर आपके कोई भी फ्लॉज नहीं निकलते अकॉर्डिंग टू गूगल पॉलिसीज तो वो आपकी ऐप को रिलीज कर देगा प्ले स्टोर पे। तो वो फिर आपकी प्ले स्टोर पे विजिबल होने लग जाएगी ऐप। तो ये एक ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर का अपलोडिंग कॉन्सेप्ट है कि आप कैसे अपलोड कर सकते हैं।
सो लाइक ऐप के लोगो के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि लाइक जो ऐप का लोगो बनाना पड़ता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है, लाइक एक डिजाइनर के लिए बहुत इजी टास्क हो सकता है, आपके बारे में क्या कहना नहीं, मेरा मानना ये है कि कीप इट सिंपल बट आई कैचिंग। लोगो ऐसा होना चाहिए कि आपकी ऐप को रिलेट करे, लेकिन सिंपल होना चाहिए, सिंप्लिसिटी डिफाइन करनी चाहिए उसको, बट आपके बिजनेस को शो करना चाहिए और लोगों को आई कैचिंग लगना चाहिए। या अब आप जितने भी प्ले स्टोर में आप उठा लो, कोई सा भी ऐप उठा लो, ऊबर का ऐप ले लो। ऊबर के लोगों में ब्लैक, उनका उनका थीम, ऐप का थीम कलर ब्लैक है। उन्होंने ब्लैक पे सिर्फ ऊबर लिखा हुआ है, उनके लोगों में बस यही है। जोमेटो डालो, जोमेटो का थीम कलर रेड है, रेड में उन्होंने सिर्फ जोमेटो लिखा हुआ है। ठीक है। गूगल्स के ऐप में गूगल का जी लिखा होता है। फोन पे में वो उन्होंने पे लिखा हुआ है। तो उन्होंने उन्होंने ये चीजें सिंपल बना रखी हैं, लेकिन आई कैचिंग बना रखी हैं। उन्होंने अपने थीम को ऐसे डिफाइन कर रखा है कि लोगों को एक बार देखने का मन करता है कि एक्चुअली उसमें है क्या। मोर ओवर, उन्होंने लोगों में एक काम और कर रखा है, जैसे मैंने तुम्हें बताया ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन का। उन्होंने वही कीवर्ड यूज कर रखा है जो उनका ब्रांड नेम है लोगों में। सिर्फ जोमेटो लिखा हुआ है जोमेटो के लोगों में। ऊबर में सिर्फ ऊबर लिखा हुआ है। अर्बन क्लैब में सिर्फ यूसी लिखा हुआ है। ठीक है। ओला में सिर्फ ओ बना हुआ है। ऐसे रैपिडो का आप लोगों देखोगे, रैपिडो में रैपिडो लिखा हुआ है, लेकिन बस एक छोटा सा स्कूटर बना रखा है ऊपर, ताकि वो उनके बिजनेस को डिफाइन है? करे। या तो वो उसमें क्या हुआ, उन्होंने चालाकी क्या करी कि उनका बिजनेस भी लोगों में डिफाइन हो गया और उनका नाम भी आ गया, उनकी ब्रांडिंग भी हो गई और उनका बिजनेस के जो भी वैल्यूज हैं वो भी शो हो रही हैं, और बिजनेस का थीम भी क्या है उनका वो भी शो हो रहा है। तो लोगो ऐसे ऐसे बनाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डाल दो। अब जैसे अभी मेरे को एक क्लाइंट मिला था, जैसे उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऐप बनानी थी। तो उन्होंने उन्होंने लोगो बना दिया एक बल्ब, बट उस बल्ब से मेरे को नहीं समझ आएगा ना कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऐप है। ठीक है। वो हाँ आप क्या देना चाहते हो अपने कंज्यूमर्स को, आप क्या यूजर को अप्रोच, कैसे अप्रोच कर रहे हो यूजर को। मेरे को नहीं, मैं एज अ नॉर्मल यूजर मुझे नहीं समझ आएगा कि वो किस चीज़ की ऐप है, तो मैं शायद ध्यान बना दूँ। इसलिए लोगों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। नहीं तो आपकी ऐप कभी भी प्ले स्टोर पे स्केलेबल नहीं बनेगी, और फिर वो उस पर इतने यूजर्स नहीं आएंगे, और फिर आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो हमेशा कीप इट सो सिंपल, लाइक लेकिन आई कैचिंग। या सो लाइक हमारे जैसे कॉलेजेस में सबको पहले डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है कि डेटा स्ट्रक्चर पे फोकस करो, एल्गोरिदम्स पे फोकस करो। तो इसका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स का हमारी ऐप डेवलपमेंट में कितना हुआ था? लाइक जैसे वेब डेवलपमेंट में कहा जाता है कि आपको बैकएंड में डेटा स्ट्रक्चर्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूज करना पड़ता है, एल्गोरिदम्स यूज करनी पड़ती है। तो क्या ऐप डेवलपमेंट में भी ऐसा है? देखो, एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर का क्या कॉन्सेप्ट होता है ना, कि वो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैनेज करने में हेल्प करता है। एंड ऐप डेवलपमेंट इज अ थिंग कि आपके जो मोबाइल डिवाइस में चल रहा है, मोबाइल डिवाइस में मतलब आपकी जितनी लिमिटेड नंबर ऑफ मेमोरी ही है उसमें, एंड उसमें बैकग्राउंड में बहुत सारी ऑलरेडी ऐप्स चल रही होती हैं, एंड आप उसमें फिर फोरग्राउंड में एक ऐप चला रहे हो, और वो कितनी मेमोरी आपकी ले रहा है करंटली, एंड वो कितनी कितनी ऑप्टिमाइजेशन के साथ आपको डेटा शो कर रहा है, ये डिपेंड करता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स को उतना डेप्थ में नॉलेज होने की ज़रूरत है ऐप डेवलपमेंट के लिए, लेकिन आपको कोड उतना क्लीन और उतना ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि आपकी ज़्यादा मेमोरी भी ना ले, एंड आपको अच्छा फ्लेक्सिबल यूटिलिटी में हेल्प करे एक यूज़र को। यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होना या चाहिए एक ऐप के लिए। एंड मोर ओवर, आप जैसे थ्रेडिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है ऐप में, कि आपको कितनी चीज़ें बैकग्राउंड में चलानी है, थ्रेड्स में कितने थ्रेड्स रन करने हैं, और कितने क्या कहते हैं आपको कितने फीचर फोरग्राउंड में ही चलाने हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपकी स्पीड एनहांस करने में। एंड बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज तो क्या करती हैं, ऐप की मॉनिटरिंग करती हैं। उन्होंने लॉग एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम लगा रखा होता है उनकी ऐप में। तो वो मॉनिटर करते रहते हैं कि उनका एक फीचर एक यूज़र को कितने सेकंड में इंटरेक्शन हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि या उनके उनके डिज़ायर्ड टाइम से 1 सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड भी ज़्यादा हो जाता है, तो उनको वो दोबारा कोड करके सही करना पड़ता है। तो ये हेल्थ, एक ऐप हेल्थ का कॉन्सेप्ट है ये एक,
कि आपकी कोड हेल्थ कैसा है, एक एप्लीकेशन हेल्थ कैसी है, और ये रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, तब जाके एक ऐप अच्छी होती है और स्केलेबल बनती है। नहीं तो लोगों को लगता है ना कि जैसे ये ऐप तो बना दी, ऐप तो एक सिंगल इंसान भी बना सकता है, सिंगल डेवलपर भी बना सकता है, फिर ये बड़ी बड़ी कंपनीज इतनी हायरिंग क्यों कर रही हैं? या ये टाइम डेली चेकअप्स करती हैं उस ऐप के कोड को, फिर उसको कितना इनहांस कर सकती हैं, बिजनेस मॉडल उसको कैसे इनहांस कर सकती हैं। बहुत सारी ऐप होती हैं जो बैकग्राउंड में आपका डेटा कलेक्ट कर रही हैं। बहुत सारी कंपनीज उस डेटा को अपने पास रखती हैं, लेकिन वो ऐसे कलेक्ट नहीं करती, कभी भी अननोनली कलेक्ट नहीं करती। वो आपसे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपका कंसेंट ले लेती हैं ऐप इंस्टॉलेशन की पर, बहुत सारी परमिशन दे लेती हैं आपसे, तब वो आपसे आपका डेटा लेती है। एंड वो डेटा इतना एक्सपेंसिव होता है कि कोई भी कंपनी उसको दूसरी कंपनी को बेचकर कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकता है कि आपको यहाँ पे ये, जैसे ये डेटा एनालिसिस, अब जैसे डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिसिस की जॉब क्या होती है, वो यही होती है, वो डेटा एनालाइज करते हैं पिछले 5 महीने का, 1 साल का, 6 साल का, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे या फिर पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्या चीज़ें यूज़र को ज़्यादा पसंद आ रही हैं, क्या चीज़ें यूज़र को नहीं पसंद आ रही, तो उस हिसाब से बिजनेस की ग्रोथ कैसे हो सकती है और कैसे नहीं हो सकती है। तो ये एक या ऐप, सिर्फ एक ऐप डेवलपमेंट से हम ये नहीं कह सकते कि हमारा एक अच्छी कंपनी स्टार्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। ऐप इज जस्ट अ प्रोडक्ट, लेकिन आप उसको कैसे, या कैसी उसकी हेल्थ मेंटेन कर रहे हैं एंड उसको कैसे अपने बिजनेस पे अप्लाई कर रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। सो लाइक आपने ये देखा होगा कि एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा आती है कई बार ऐप में और कई बार नहीं भी आती। तो क्या वो एक एल्गोरिदम और कोड का ही पार्ट होता है कि आपकी ऐप में एड्स आ रही है या फिर वो कुछ और होता है? हाँ, एक्चुअली गूगल का एडसेंस है, फेसबुक का एड्स है, तो ये कंपनी एड्स प्रोवाइड करती हैं ताकि ऐप की थोड़ी अर्निंग हो सके, ऐप में थोड़ी अर्निंग हो सके। तो ये हमको गूगल में या फिर फेसबुक में अपनी ऐप रजिस्टर करानी पड़ती है पहले, देन वो दे प्रोवाइड अ की, एड्स की देते हैं, वो हमको अपने कोड में लगानी पड़ती है। वो की जब हम लगाते हैं तो जगह जगह ऐड शो होते हैं। अब वो जो जो जगह जगह ऐड शो होते हैं उनकी भी पॉलिसीज हैं गूगल की, कि आप हर जगह एड्स नहीं लगा सकते, आप एक स्पेसिफिक पोजीशन या पे ही एड्स लगा सकते हो। तो उसके लिए हमको एक लेआउट में कंटेनर बनाना पड़ता है और उसको कोड करना पड़ता है कि मेरी इस कंटेनर पे एड्स आएंगी। तो आप अगर गूगल पॉलिसीज के अगेंस्ट आप एड्स लगा देते हो कहीं पे भी, जैसे बहुत सारी ऐप्स में होता है कि मैंने ऐप ओपन होते ही मेरे पास एड्स आ गई, ठीक है, या वो गूगल पॉलिसीज के टोटली अगेंस्ट है, आप ऐसे नहीं लगा सकते। हम्म आपको कम से कम हम्म स्टार्टिंग पे पॉपअप पे आपको कभी भी एड्स नहीं लगानी है। आपका जब 2 सेकेंड या 3 सेकेंड का टाइम यूजर आपकी ऐप पे स्पेंड कर लेगा, तब आप नीचे एक बैनर ऐड शो कर सकते हो या ऊपर बैनर ऐड शो कर सकते हो। हम्म तो ये कॉन्सेप्ट, ये बेसिक बेसिक छोटे छोटे कोड्स हैं जो गूगल ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं आपको, वो वहाँ से आप वहाँ से उनको उठा के अपने ऐप्स में अप्लाई कर सकते हैं, वो कोई बड़ी डील नहीं है। अब हाँ, बट हम्म एड्स में आपको ये नहीं होता कि आप खुद ही खोल के उस पर क्लिक कर रहे हो ताकि अर्निंग हो जाए, या खुद ही बार बार खोल रहे हो, है ना। वो भी गूगल का ऐसा होता है कि गूगल भी उसको मॉनिटर कर रहा है। तो वो मॉनिटरिंग में क्या होता है कि आपको गूगल ये चेक कर लेता है कि आपने कोई बॉट लगा रखा है ऐप में जो बार बार ऐप को ओपन कर रहा है, बार बार क्लिक कर रहा है। तो अगर एक स्पेसिफिक हम्म फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा क्लिक्स हो गए उस एड्स पे, तो आपका एड अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा और आपकी जो भी अर्निंग हुई होगी वो सब कैंसिल हो जाएगी। तो ये बहुत तरीके से पॉलिसीज के साथ करना पड़ता है एड्स के लिए। लोग लगा तो देते हैं अर्निंग्स के चक्कर में, ज़्यादा ज़्यादा भर देंगे या फिर ज़्यादा ज़्यादा क्लिक्स करेंगे, लेकिन वो बेनिफिशियल कभी नहीं रहता। या तो लाइक आपने ये भी चीज सुनी होगी कि ऐप हैक हो जाते हैं, तो उस पे भी एक बार बता दो थोड़ा सा। ऐप हैक, जो भी अच्छी कंपनीज है वो कभी उनके ऐप हैक्स इतने जल्दी नहीं होते। जनरली वो ऐसा होता है कि कोई टेक्निकल ब्रीच आ जाता है तो उसमें ऐसा होता है कि कभी ट्रोजन्स आ गए या बग्स आ गए या फिर वॉर्म्स आ गए, तो ऐसा हो जाता है ब्रीच, टेक्निकल ब्रीच के हिसाब से, या फिर सिक्योरिटी ब्रीच भी हो जाता है कभी कभी। लेकिन वही मैंने कहा ना, अगर आप मल्टीपल लेयर्स बना रखी है आपने ऐप की, तो अगर एक जगह ब्रीच आएगा तो आप वो लेयर को हटा के नई लेयर सेट कर सकते हो। तो आपका वो हम्म ब्रीच बाहर के बाहर निकल गया और आपकी मेन ऐप पे कभी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेन डेटाबेस पे आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो ये कंपनीज जितने भी बनाती है ना, ये सब बहुत
हाई लेवल उनका डायग्राम जो मैं तुम्हें समझाऊं तो उसमें क्या होता है कि एक लेयर है, वो दूसरे लेयर को कनेक्ट कर रही है एक आईपी एड्रेस के साथ, ठीक है, तो बीच में एक आईपी सबनेट लगा हुआ है, वो उससे कनेक्ट कर रही है। देन वो लेयर को अगर कोई तीसरी लेयर से कनेक्ट करना है तो वो दोबारा एक सबनेट से कनेक्ट होगा, फिर दूसरे सबनेट पे जाएगा। तो कभी भी एक लेयर दूसरी लेयर से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती, हमेशा आईपी सबनेट्स की तरह कनेक्ट होगी, तो वो बहुत ज़्यादा सिक्योर सिस्टम बनता है हमेशा। और वो बनाना भी चाहिए, एक अच्छी कंपनी को बनाना भी चाहिए, तभी वो उसको सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, क्योंकि वैसे तो हर सिक्योरिटी के लिए इंजीनियर्स होते हैं उनके पास, वो रेगुलर मॉनिटर करते रहते हैं कोई सिक्योरिटी ब्रीच है या फिर कहीं पे भी हेल्थ इश्यूज हैं या नहीं है। तो स्टिल बट डेवलपमेंट टाइम पे बहुत फोकस करना है कि हम कोई भी लेयर को ब्रीच ना होने दें, लूप होल्स नहीं छोड़ने हमें बिल्कुल भी। सो लाइक एक पर्सन को अगर ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है तो उसको क्या क्या चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए? लाइक कहते हैं ना कि अगर आपको वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहिए तो थोड़ा बहुत आपको HTML CSS का फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए। तो ऐसा कुछ ऐप डेवलपमेंट के लिए भी है कि लाइक अगर वेब डेवलपमेंट उसको आती है, उसके अलावा लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स या कुछ ऐसी चीजें जो आप एडवाइस करना चाहोगे? क्योंकि लाइक मैंने देखा है कि बच्चे स्टार्ट तो कर देते हैं पर 3-4 दिन 5-6 दिन बाद होता क्या है कि यार ये चीज तो मेरे को आती नहीं, तो पहले इसको छोड़ देते हैं, उसको पकड़ते हैं, और फिर वो ऐप डेवलपमेंट जो उनकी स्टार्ट होती है वो खत्म ही हो जाती है, फिर कभी स्टार्ट ही नहीं होती या इंटरेस्ट नहीं बनता। तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो इंटरेस्ट इसलिए नहीं बनता क्योंकि लोग ना बहुत हाई लेवल ऐप्स बनाने की सोच लेते हैं शुरू में, बेसिक नहीं करते, बेसिक्स पे नहीं जाते, तो इसलिए इंटरेस्ट नहीं बनता बच्चों का, क्योंकि वो फिर एकदम से हाई कॉन्सेप्ट आ जाएगा बीच में, तो उनको लगेगा यार ये क्या ही है, ठीक है। दूसरी चीज़, स्टार्टिंग में आपको पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर सिर्फ आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो आप कोर जावा कर लो, आपको एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेस, इनकैप्सुलेशन, आपको ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग कैसे करना है, क्लीन स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, वो सब आपको आना चाहिए एक जावा क्लास में। तब आप एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जाओ, ठीक है। देन उसमें सबसे पहले यूआई बनाना सीखो। एक्सएमएल में यूआई कैसे बन रहा है, बटन क्लिक में कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है। मैंने एक सिंपल बटन बना दिया और मेरे को चाहिए कि उस बटन क्लिक करूँ तो मेरे को मेरा गूगल ब्राउजर खुल जाए मेरी फ़ोन से, या फिर मैंने बटन क्लिक करा, जैसे शेयरिंग का कॉन्सेप्ट होता है, मैंने बटन क्लिक करा मेरा व्हाट्सएप खुल जाए और मेरी कोई भी फोटो शेयर हो जाए। तो ऐसे छोटे मॉड्यूल्स बनाओ, बना के सीखो, क्योंकि ऐप में छोटे छोटे मॉड्यूल हैं। शेयरिंग का बहुत छोटा सा मॉड्यूल है, लेकिन जब आप करने बैठोगे आपको सीखने में 1 हफ्ता लग जाएगा उसको, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाना सीखोगे तब आप एक बड़ी ऐप बनाने की सोच सकते हो। तो ऐसे शुरू करो। एंड अगर आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म में जाना है तो आपको पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, देन आप फ्लटर के कॉन्सेप्ट पे जाओ, एंड उसमें भी बेसिक जावा लगती है, कोर जावा चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी है, देन छोटा छोटा UI बना के उसको आउटपुट और रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है वो, एंड वैसे ही आप धीरे धीरे फिर आपको समझ में आने लग जाएंगे धीरे धीरे चीज़ें, जब आपके पास हैंड्स ऑन होने लग जाएगा। अब जैसे हम C लैंग्वेज में करते थे कि पहले हेलो वर्ल्ड का कोड बनाते थे, ठीक है, फिर हमने सम ऑफ 2 डिजिट बनाना शुरू करा, फिर धीरे धीरे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे गए, ठीक है। तो ऐसे बेसिक शुरू करना है। एंड्रॉइड ऐप में भी आप सम ऑफ 2 डिजिट कर सकते हो। दो टेक्स्ट फील्ड बनाओ, नंबर 1 नंबर 2 और बटन में सम का ऑप्शन, तो उसमें रिस्पॉन्स देखो कैसे आ रहा है। तो ये ऐसे बेसिक जब आपको लॉजिक्स लगाने आ जाएंगे ना, तब आप बड़े बड़े एप्स बना लोगे बहुत आसानी से। सो लाइक अब लास्ट में 2-3 पॉडकास्ट 2-3 क्वेश्चन जो इसमें होने चाहिए वो ये कि फ्यूचर स्कोप क्या है ऐप डेवलपमेंट का, एंड्रॉइड का भी और iOS का भी? फ्यूचर स्कोप तो अच्छा है। जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो क्या कहते हैं आपका सोच रही है कि हम हर चीज़ मोबाइल डेवलपमेंट पे कर दें, हर चीज़ मोबाइल उस पर कर दें। अब अमेज़ॉन जैसी बात करें तो वो तो एलेक्सा से नीचे बात ही नहीं करती, ठीक है, लेकिन है ना। तो जितने भी हमारे टेक स्टार्टअप्स हैं सब मोबाइल ऐप्स पे चल रहे हैं आज की डेट पे। एजुकेशनल स्टार्टअप हैं, आपके हेल्थ केयर स्टार्टअप्स हैं, आपके फाइनेंस वाले स्टार्टअप्स हैं, वो सारे क्या कहते हैं आपके मोबाइल ऐप्स पे चल रहे हैं। तो जितने भी आपके डेवलपर्स हैं वो सारे मोबाइल ऐप डेवलपर्स होंगे या फ्रंट एंड डेवलपर्स होंगे या वेब डेवलपर्स होंगे।
तो इन सब का कॉम्बिनेशन आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनाता है। तो बेसिक फोकस वही करना है कि हमें फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखनी है कि हम कैसे वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, कैसे मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं, हम प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, बेसिकली हमें ये देखना है। एंड स्कोप अगर मैं दोनों का बोलूँ, iOS और एंड्रॉयड, तो दोनों में ही स्कोप है, ऐसा नहीं है कि किसी एक में नहीं है। बट ये है कि यूज़र मार्केट इंडिया में अभी एप्पल की थोड़ी कम है, 60% अगर एंड्रॉयड की है तो 40% iOS की है। लेकिन धीरे धीरे वो भी अब रेशो मेंटेन होने वाला है, क्योंकि आजकल हर कोई सिक्योरिटी की वजह से आईफोन ही यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ही ये क्रॉस प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट आया है कि हम सिंगल लैंग्वेज में क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स बना सकें, ताकि डेवलपर्स के लिए भी इजी हो और कॉस्टिंग भी कम आए हमारी डेवलपमेंट में। नहीं तो पहले कॉस्टिंग भी ज़्यादा आती थी, हमें iOS ऐप की कॉस्टिंग एंड एंड्रॉयड ऐप की अलग अलग सेपरेट करनी पड़ेगी। लेकिन अब क्रॉस प्लेटफॉर्म में उतना नहीं रहेगा कॉस्टिंग। तो हाँ, स्कोप तो हमारा है, क्योंकि वाइड रेंज ऑफ बिजनेसेस हैं, तो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स भी हैं, वाइड रेंज ऑफ कैटेगरीज भी हैं, और हर प्रॉब्लम की आज की डेट में ऐप बनाई जा सकती है। आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा एप्लीकेशन सोल्यूशंस ढूंढने हैं। प्रॉब्लम ओरिएंटेड कभी नहीं बनना, सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। आपके पास एक प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सोल्यूशन आप क्या फाइंड कर सकते हो, उसको टेक्नोलॉजी उसमें कैसे डाल सकते हो, ये आपको देखना है। ये तो भैया आप फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से क्या कहना चाहोगे, लाइक इंटर्नशिप और जो कंपनी में काम होता है ऐप डेवलपर्स का, तो उसमें कितना उनको पैकेज मिलता है, या फिर आप इंटर्नशिप में गए तो कितना उनको पैकेज मिलता है, तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे? देखो, इंटर्नशिप जो चीज़ होती है ना, वो सीखने के लिए होती है। तो पहली बात तो उसमें पैसों के लिए कभी मत जाना। उसमें ये मत करना कि हाँ मेरे को पैसे कमाने हैं, इंटर्नशिप में पैसे मिलेंगे तो मैं जा रहा हूँ। इंटर्नशिप में सीखना जाके। मेरे को एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करना ज़रूर आता था, मैंने प्रोजेक्ट भी डेवलप किया था एक कॉलेज में। उसके बाद मैं इंटर्नशिप करने गया था एंड्रॉयड ऐप की। मैंने टाइम्स इंटरनेट पे इंटर्नशिप ली थी, ठीक है। उनके प्रोडक्ट्स हैं, गाना ऐप हो गया आपका, मैं MX प्लेयर ऐप हो गया, ठीक है। तो ये सारे उनके प्रोडक्ट्स हैं। तो वहाँ पे जाके मेरे को लगा, ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे को अभी कुछ नहीं आता है। मैंने जो लिखा है या जो कोड किया है वो इतना ऑप्टिमाइज नहीं है, और वो एक अच्छी ऐप कभी थी नहीं मेरी। पहले मेरे को लगता था अरे यार मैंने ऐप बना दी, मैंने बहुत अच्छी ऐप बनाई। नहीं, ऐसा नहीं है। वो ऐप दिखने में अच्छी नहीं होनी चाहिए, ऐप की फंक्शनैलिटी और वो कितना अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस दे रही है, वो ज़्यादा मैटर करता है। एंड उसमें फिर मैंने वहाँ पे सीखा कि जनरली हाई लेवल कंपनी लेवल पे कैसे एक ऐप डिज़ाइन होती है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, उसमें कैसे मल्टीपल कंपोनेंट्स और मल्टीपल कंटेनर्स बनाए जाते हैं, तब जाके एक ऐप को एक उनके यूआई के साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर मल्टीपल लेयर्स कैसे बनाई जाती हैं एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। एक फ्रेमवर्क यूज़ करना होता है, जैसे मैंने इंटर्नशिप में डिपेंडेंसी इंजेक्शन और एक MVVM आर्किटेक्चर पे ऐप डेवलप करी थी। MVVM आर्किटेक्चर एक फ्रेमवर्क होता है, मॉडल व्यू मॉडल। तो व्यू आपका जो भी होता है आपका UI होता है, मॉडल आपका जो होता है वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके, एंड व्यू मॉडल जो होता है वो एक लेयर होती है जो आपके ऑब्जेक्ट्स को UI के साथ कनेक्ट करती है। तो ये होता है। एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शंस में क्या होता है ना, डिपेंडेंसी इंजेक्शंस में हमने मल्टीपल मॉड्यूल्स बना दिए, एंड उसको एक मॉड्यूल को हम कितनी बार दूसरे मॉड्यूल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ये मैटर करता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन में लूज कपलिंग होती है, एक होती है टाइट कपलिंग, एक होती है लूज कपलिंग। तो टाइट कपलिंग वाले कोड्स बहुत ही बेकार होते हैं, और जो लूज कपलिंग वाले होते हैं वो बहुत अच्छे कोड माने जाते हैं। हमारे कोड में, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में लूज कपलिंग कोड्स ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सीखी। तो इंटर्नशिप में कभी भी फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से मत जाना। हाँ, मेरे को मिले थे उसमें 10,000 मिले थे शायद 2 महीने में, ठीक है। लेकिन वहाँ पे वो 10,000 की उतनी वैल्यू नहीं है जितना आप नॉलेज गेन कर रहे हो, उसकी वैल्यू है, ठीक है। मोर ओवर कंपनीज़ में आपकी सैलरी आई गेस वो डिपेंड करती है एज अ फ्रेशी, आप कैसे ज्वाइन कर रहे हो। अगर अब मैं MNCs की बात करूँ, वो आपको पहले तो एज अ ट्रेनी हायर करेंगे, वो कभी भी किसी भी पर्सपेक्टिव से हायर नहीं करेंगे कि आप एंड्रॉयड डेवलपर हो या आप फुल स्टैक डेवलपर हो। वो आपको जनरल आपकी नॉलेज पे आपको हायर करेंगे, तो आपको वो 1 साल एज अ ट्रेनी ही डिफाइन करेंगे, एंड देन ट्रेनिंग के बाद आप जहाँ एक्सेल करोगे वो आपको उस प्रोजेक्ट में डाल देंगे, भले ही आपको पहले कुछ भी आता हो, ठीक है।
एंड सैलरी आपकी रेंज कर जाती है फिर 25K to 1 लाख आपकी सैलरी रेंज कर जाती है अब 3 साल में। फ्रेशर टू आपका अगले 3 साल की जो रहेगी। बहुत लोग स्विच करते रहते हैं तो उनकी ज़्यादा जल्दी ग्रोथ होती है। जो स्विच करता है जो 3 साल एक कंपनी में लगा रहा है उसकी इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलेगा एक प्रोजेक्ट में। तो इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव पे ना जाएं कि हमें कितने पैसे मिल रहे हैं, कितनी सैलरी होनी चाहिए, ये कभी भी ना सोचें। जितना ज़्यादा हम अभी गेन कर सकते हैं, अभी वी हैव नथिंग टू लूज ना, अभी हमारे पास कुछ खोने को है ही नहीं जब, एंड हमारे पास अभी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं है लाइफ में। तो अभी हम जितना ज़्यादा गेन कर सकते हैं नॉलेज को उतना ज़्यादा गेन करेंगे। कहते हैं ना वो खाली भरे हुए लोटे में आप पानी नहीं भर सकते, लेकिन खाली लोटे में आप पानी भर सकते हो। तो हमेशा अपनी टीम के में काम कर रहे हो तो कभी भी ऐसा शो मत करो कि आपको सब कुछ आता है, या फिर कहीं पे भी जाओ कभी भी ऐसा बड़ा बोला ऐसा कुछ नहीं बनना कि हाँ मेरे को सब कुछ आता है ये है। हमेशा दूसरों से सीखने की कोशिश करो कि हाँ अच्छा बताओ सर मेरे को ये बता दो, मेरे को ये समझ नहीं आता, इसको कैसे कर सकते हैं, मेरे को ये आता है लेकिन इसमें मैं इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर आपको आता भी है तो आप ये जानने की कोशिश करो दूसरे से कि आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट इज नेसेसरी। सो लाइक अब भैया इस पॉडकास्ट को एंड करते तो आपकी फिर से एक एडवाइस चाहिए ऐप डेवलपमेंट में, या फिर वैसे ही, क्योंकि पिछली बार भी आपने काफ़ी अच्छी एडवाइस दी थी, तो इस बार आप क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने कोर कॉन्सेप्ट अच्छे करो, ठीक है। चीज़ों से डरो मत। लोग डेटा स्ट्रक्चर से बहुत डरते हैं, एल्गोरिथम से डरते हैं, उनसे डरना नहीं है, ठीक है। कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं जो टफ होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, नहीं समझ में आती, ठीक है। लेकिन जो आप खुद से बना सकते हो, लोग खुद की एल्गोरिथम्स बनाते हैं, एल्गोरिथम्स बनाओ, याद मत करो उन्हें याद मत करो। आपने कॉन्सेप्ट समझा है कैसे आपको क्विक सॉर्ट करना है, जैसे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं क्विक सॉर्ट का। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप उसको खुद कोशिश करो कि मैं इसको कोडिंग करूंगा तो इसको कैसे कोड करूंगा। तो वही आपका एल्गोरिथम है। आपको वो आपको टेक्निकल एल्गोरिथम याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको कोड लिखा हो एग्जाम में, या फिर आपको तो कोडिंग से मतलब है ना। देन उसमें कोशिश करो कि मेरा एक कोड यूज करने में कितना टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड मैंने लिख रखा है, उसको मैं कैसे और कम कर सकता हूँ। अगर मैंने फॉर लूप लगा रखा है तो फॉर लूप की कॉम्प्लेक्सिटी ये है, लेकिन अगर मैं इसमें कोई और लूप लगा के विदाउट फॉर लूप मेरा इसमें काम चल सकता है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। ये सॉल्यूशंस निकालो मल्टीपल। ऐसे धीरे धीरे जब आपके कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, मैं बता रहा हूँ प्लेसमेंट में कोई भी आपका कोडिंग कॉन्टेस्ट हो या फिर आपके कोई भी MCQs हो कोडिंग के, आप बड़े आराम से निकाल लोगे। एंड रही बात डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट करना बहुत ईजी है। आपको अगर ये पता है कि मेरे को फ्लो कैसे बनाना है, आपको प्रोडक्ट पता है मेरे को ये बनाना है, सोल्यूशन पता है आपको ऐसे लगाना है, अब उसका फ्लो बनाओ, हाई लेवल डायग्राम बनाओ। UML डायग्राम्स होता है ना, उसका हाई लेवल डायग्राम बनाओ कि हाँ ये मेरा लॉगिन पेज है, इसके बाद मेरा डैशबोर्ड आएगा, लेकिन उसके बीच में मेरे को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करना, मेरे को मल्टीपल लेयर्स बनानी है, ठीक है। फिर मेरा डेटाबेस एंड में आएगा तो डेटाबेस से पहले एक डाउ लेयर है मेरी, वो बनानी है। फिर उससे पहले एक रिपोजिटरी है जो डेटा बेस के ऑब्जेक्ट्स को रिपोजिटरी में स्टोर करेगा। तो मेरा ऐप रिपोजिटरी से डेटा ले लेगा सारा, लेकिन रिपोजिटरी से जो डेटा आएगा वो मेरे डेटाबेस से आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे डायग्राम्स बनाओ और फिर वो एक एक मॉड्यूल को कोड करना शुरू करो। मैंने एक लॉगिन पेज का कोड बना के छोड़ दिया, मैंने एक डैशबोर्ड का कोड बना के छोड़ दिया, अभी कनेक्शन नहीं करा है बिल्कुल भी, मैंने अलग अलग मॉड्यूल बना के छोड़ दी। अब मेरे को करनी है सिर्फ वायरिंग, अब मेरे को सिर्फ करनी है वायरिंग। अब मैंने बस यहाँ से ये वाला मॉड्यूल उठाया, ये यहाँ पे वायर कर दिया, फिर यहाँ से डेटा कहाँ जा रहा है होम पेज पे, तो वो वायर वहाँ से वायर कर दी। तो ये बहुत सिंपल हो जाता है काम करने के लिए। तो आप ऐसे ऐसे फ्लो बनाओ। एंड एक चीज़ और कि आपको ये नहीं करना है कि मैंने बीच में कोडिंग शुरू करी लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है तो मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है। आपको पहले बेसिक्स करने हैं, धीरे धीरे एक एक स्क्रीन बनाओ, लॉगिन की स्क्रीन बनाओ, लॉगिन में आप कैसे डाल सकते हो, आप उसमें आजकल फिंगरप्रिंट सिस्टम आ गया है, M-PIN सिस्टम आ गया है, वो कैसे लगा सकते हो, वो एक कंप्लीट लेयर में ये तीन चीज़ों को कैसे कंबाइन कर सकते हो, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड कैसे कर सकते हो, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सब बेसिक शुरू करोगे तो आप एंड में एक फाइन प्रोडक्ट बना सकते हो। आज की डेट में मेरे को ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं प्रोडक्ट बनाने में, ऐप बनाने में। मेरे पास ऑलरेडी मॉड्यूल्स रेडी हैं, मेरे को बस वायरिंग करनी है, असेंबल करना है मेरे को बस। कभी भी तुमने देखा होगा कोई भी कार शोरूम होता है या कार असेंबली लाइन तुमने कभी देखी हो, कार कैसे असेंबल होती है? उनके पास पहले से ही वो बना हुआ मॉड्यूल्स बने हुए हैं, डैशबोर्ड बना हुआ है, वो लाइन शुरू होती है चेसी से शुरू होती है लाइन, वहाँ पे पहले उसके अंदर वो उनके गियर सिस्टम लगता है, देन टायर्स लगते हैं, वो असेंबलिंग होती है बस। उनका ये थोड़ी है वो गाड़ी पूरी बनाने थोड़ी बैठ रहे हैं। तो कोडिंग भी ऐसे ही है, आपको असेंबल करना आना चाहिए चीज़ों को। आप मॉड्यूल्स बना के छोड़ दो, बस उसको असेंबल करो। एक चिड़िया का घोंसला देखा है? चिड़िया का घोंसला कभी भी ऐसा नहीं है कि पत्ते डाल दिए और वो कोई नॉर्मल इंसान चिड़िया का घोंसला नहीं बना सकता। उसको घास फूस दे दो, वो नहीं बना सकता चिड़िया का घोंसला। चिड़िया का घोंसला बनाना भी एक इंजीनियरिंग है, वो भी एक इंजीनियरिंग है। उसमें भी चिड़िया बहुत पहले इकट्ठा करती है चीज़ों को कि मेरे को घोंसला बनाने में क्या क्या लगेगा, फिर वो उसको कनेक्ट करती है, अलग अलग असेंबल करती है, तब जाके एक चिड़िया का घोंसला बनता है। हम जैसे नहीं बना सकते चिड़िया का घोंसला। तो ये भी एक लाइफ स्किल्स जो होती है ना, वही मैं कह रहा हूँ, एक सोल्यूशन ओरिएंटेड, और आप उसको कैसे, उस सोल्यूशन को कैसे अप्लाई कर रहे हो। एप्लीकेशन मैटर करता है, आपकी स्किल्स का एप्लीकेशन मैटर करता है, आप कैसे अपनी स्किल्स को अप्लाई कर रहे हो। एंड उस चीज़ से मत घबराना कि कभी कोड खराब हो रहा है मेरा, या कोड बहुत गंदा लिखा हुआ है मैंने, कोई नहीं। शुरू में सब ऐसे ही लिखते हैं, मैं भी बहुत ही गंदा लिखता था, बहुत ही ऐसा लगता था पता नहीं क्या लिख रखा है। तो शुरू में सब गंदा लिखता है, लेकिन आपको वो देखना है कि धीरे धीरे उसको रिफाइनमेंट कैसे लाना है, उसको कैसे और अच्छा बनाना है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स लो तो आगे बहुत आसान हो जाएगा करना। कंपनीज में भी आप फिर टीम के साथ इजीली जेलअप कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत एक्सपीरियंस लोग काम करते हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होंगे पहले से ही, तो आप उनके साथ जल्दी जेलअप कर पाओगे और फिर और ज़्यादा गेन कर पाओगे। तो बस यही बेसिक चीज़ें हैं। तो थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू हर्षद, फिर से आप चैनल पर आए और काफ़ी कुछ ज्ञान दिया इस बार भी। और आपसे तो बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। फिर से आपके साथ कुछ और नए पॉडकास्ट कर रहे होंगे, एंड इस बार फिर से आपने एक अच्छा ज्ञान दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी लिंक्स भैया के एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फिर से कैच करो और नॉलेज लो यार। आप देखो क्या बंदे हैं, क्या चीज़ें बांटी है इन्होंने, तो मज़ा आ गया। एंड थैंक यू सो मच भैया। सो फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में जल्दी। थैंक यू हर्षद मेरे को दोबारा पॉडकास्ट पर बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, और आगे भी और करते रहेंगे, लोगों को थोड़ा नॉलेज देते रहेंगे। और सो थैंक यू सो मच भैया।